तो हमारे कई सारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आए थे, जिसमें जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, वो था 1948 में। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाया गया था। इसमें 4 कैटेगरीज थी। तो इसमें जो सबसे पहला था वो था स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता था। तो वो सबसे पहला था रेलवे, एंड दूसरा था एटॉमिक एनर्जी, एंड तीसरा था आपका जैसे आर्म एंड इम्यूनिशन। तो रेलवे तो आप लोगों को पता ही होगा, आप में से बहुत कोई रेलवे की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वही रेलवे है। एटॉमिक एनर्जी का मतलब ये हो गया कि वो वाला विभाग या वो वाला इंडस्ट्री जिसमें कि मतलब एटम बॉम्ब वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। उसको जो है सो रखा गया था इसके अंदर। इसमें एक मूवी भी आई थी जॉन इब्राहिम की, परमाणु, है ना, तो उसमें वो दिखाया गया है, तो इसके अंदर ही वो आता था। और तीसरा है आर्म एंड इम्यूनिशन, जो इसका मतलब हो गया कि गोली वगैरह और बंदूक वगैरह वो इसके अंडर आ जाता है। दूसरा है हमारा बेसिक इंडस्ट्रीज, जिसमें कि 6 इंडस्ट्रीज आते थे, एंड इसमें पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों ही आते थे। इसमें हम लोगों को नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें नाम याद रखने की ज़रूरत थी वो मैंने बता दिया पहले, इसमें नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड फिर तीसरा था इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, इसमें 18 इंडस्ट्रीज़ थे लगभग प्राइवेट सेक्टर के। एंड चौथा है हमारा अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज़ में मतलब जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की बात हो रही है। फिर था हम लोग का इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में, फिर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, जिसमें कि पीसी महालनोबिस मेन कैरेक्टर थे। इसमें 3 कैटेगरीज थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज आती थी, जो कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती थी, यानी गवर्नमेंट ही उस पर अपना जो है सो काम कर सकती है, एंड गवर्नमेंट ही उन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है। फिर शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज आती थी, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को मिलता था, बट उसको पहले लाइसेंस लेना होता था, प्राइवेट सेक्टर बाय लाइसेंस, यानी कि प्राइवेट सेक्टर उस इंडस्ट्रीज को खड़ी कर सकती है, उस इंडस्ट्रीज को बना सकती है, बट ये है कि पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, उसके बाद ही वो लोग उसमें काम कर सकती है। फिर शेड्यूल सी, इसमें जो है सो प्राइवेट सेक्टर बिना किसी लाइसेंस के वो इंडस्ट्रीज पे काम कर सकती है। फिर आ जाता है हम लोग का इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। तो इसमें जो है सो फोकस किया गया था उन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और इस पे फोकस किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन में। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब वो जो है सो प्राइवेट प्लेयर्स को भी दिया जाएगा कि वो भी अपना जो है सो उस पर बिजनेस कर सकते हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं। यानी कि मेन जो फोकस पहले जो था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी सारी इंडस्ट्रीज़ को, वो अब हटाया जा रहा था या फिर कम किया जा रहा था। इसीलिए इसको लिखा गया कि फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, है डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा था, ठीक है। ये लाया गया था भाई जनता पार्टी या मोरारजी देसाई की जो पार्टी थी उससे। उसके बाद जो सबसे जो लेटेस्ट वाला है, न्यू वाला है, वो ये है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, और ये सबसे बेस्ट और सबसे मतलब बढ़िया जो है सो पॉलिसी मानी जाती है हम लोगों के देश के लिए। तो इसको और भी देख लेते हैं कि किन किन नामों से जानते हैं इसे हम। तो इसको जो है सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 कहते हैं, या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, या फिर एलपीजी पॉलिसी 1991। ये जो एलपीजी है वो एलपीजी नहीं है, वो घर में जो गैस होती है वो उसकी बात नहीं हो रही, ये दूसरा है, इसका फुल फॉर्म कुछ और है, ये अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है सो 24 जुलाई 1991 में लाई गई थी। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है।
अब एलपीजी का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों का मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे, इससे पहले ये देख लेते हैं तो कि बिफोर 1991 के पहले एलक्यूपी चलता था, यानी लाइसेंस कोटा परमिट। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही, बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, तो कोई भी मतलब थोड़ा बड़ा अगर इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना, तभी हम लोग सेटअप कर सकते थे। तो वो वाला जो है सो वो 1991 के पहले चलता था, तो इसको हटा करके और इसको नया जो है सो एलपीजी मॉडल लाया गया। अब देखते हैं कि एलपीजी मॉडल होता क्या है। तो लिबरलाइजेशन, तो एंड ऑफ लाइसेंस पॉलिसी या फिर राज, तो इसको ही जो है सो एंड ऑफ लाइसेंस राज भी बोला गया। एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके और बाकी सब जगह मतलब लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी अब। बस मतलब आप लोगों के पास बजट होना चाहिए, है ना, कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप लोग अपना इंडस्ट्रीज़ डाल सकते हैं बस। लेकिन इन पाँचों को लगाने के लिए या बनाने के लिए वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये 5 देखते हैं कि क्या-क्या, कौन-कौन से थे। सबसे पहला है अल्कोहल एंड टबैको। तो अल्कोहल तो मतलब शराब है, कि शराब का अगर आपको इंडस्ट्री डालना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अभी भी। और टबैको यानी कि वो जो खैनी होता है या गुल होता है, जो होता है ना, एक पुड़िया जो मिलता है, जैसे कि वो रजनीगंधा वगैरह एंड वो सब जो भी मिलता है, उसके साथ एक छोटा-सा और पैकेट मिलता है जो कि आपका कैंसर कॉज़ करवाता है, ठीक है? तो वो वाला भी फैक्ट्री वगैरह डालने के लिए जो है सो लाइसेंस लेना पड़ता था, मतलब अभी भी लेना पड़ता है। उसके बाद दूसरा है केमिकल्स। केमिकल्स यानी कि जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, तो ये सब जो केमिकल है, जो कि लैब वगैरह में जाता है ना? स्कूल्स में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, या फिर और भी कहीं भी रिसर्च पर्पज़ से जाता है, तो वो भी अगर केमिकल्स का भी इंडस्ट्री डालना है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट, अगेन गोली-बारूद जो हो गया, बम हो गया, या फिर जो भी ये सब चीज़ है, वो सब बनाने के लिए भी मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव का मतलब ये हो गया कि वो एक्सप्लोसिव का बात हो रहा है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि वो जो डायनामाइट वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए, जब बोरिंग के टाइम में पत्थर वगैरह तोड़ना हो या कुछ भी इस तरीके का नॉर्मल काम हो, तो उसमें जो यूज़ करते हैं, उसको बनाने के लिए भी जो है सो लाइसेंस लेना पड़ता है। और ड्रग्स यानी कि वो ड्रग नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये ड्रग मतलब दवाई। तो दवाई की बात हो रही, तो दवाई भी बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। फिर दूसरा देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है? तो जो पब्लिक शेयर जो भी था गवर्नमेंट का, उसको जो है सो कम किया गया एंड जो है सो प्राइवेट को मौका दिया गया कि वो लोग भी आएँ, और प्राइवेट प्लेयर ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें, वो लोग काम करें, वो लोग जो है सो देश की तरक्की करें। तो बस 2 इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व रखा गया, एक तो आपका रेलवे और दूसरा है आपका एटॉमिक एनर्जी। तो इन दोनों को बस गवर्नमेंट के लिए रिज़र्व रखा गया, बाकी सबको कहा गया कि ठीक है, आप लोग कोई भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ड्रग्स हो, दवाई वगैरह बनाना हो, तो इन सबको आप लोग कर सकते हैं, बस ये दोनों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि ओपन ट्रेड हम लोग पहले पढ़े थे, जिसमें कि ये बता रहे थे हम कि जो भी हम लोग ओपन ट्रेड या ओपन इकोनॉमी के अंदर जो भी कंट्रीज़ आती हैं, वो क्या करती हैं, हर एक देश के साथ मतलब ट्रेड कर सकती है। तो वही यहाँ पे किया गया था, यानी कि अपने देश को, जो हम लोग अभी तक जो क्लोज़्ड इकोनॉमी थे या क्लोज़्ड ट्रेड में थे, उसको खोल दिया गया। हम लोग अब हर एक देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी देश हम लोग के साथ ट्रेड कर सकता था, ठीक है? तो यही है वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन किया गया, टू ट्रेड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड्स। अच्छा, ये
किया क्यों गया, मतलब हम लोग ग्लोबलाइजेशन किए, प्राइवेटाइजेशन किए, तो इसको किए क्यों, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया जो हम लोग को ये करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रीज़न्स हैं इन रीज़न्स की वजह से। तो लो फॉरेक्स रिज़र्व का मतलब ये है कि हम लोग का इंडिया के पास जो है सो फॉरेक्स रिज़र्व जो थे, फॉरेक्स रिज़र्व का मतलब वो करेंसी जो कि कोई भी कंट्री अपने पास सेव रखती है ताकि बाद में इन फ्यूचर उनसे जो है सो ट्रेड किया जा सके, उनसे बिज़नेस किया जा सके। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूरोज़ एंड आपका जो है सो डॉलर, ये दोनों मेन है फॉरेक्स रिज़र्व। माने हर एक देश चाहता है कि हम लोग डॉलर को बचा करके रखें, सेव करके रखें, और यूरोज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर देखा जाए तो मेनली जो ट्रेड में या इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो इन्हीं दोनों की है, ठीक है। यानी इन्हीं करेंसी की ज़्यादा चलती है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो इसीलिए इनको जो है सो बहुत सारे कंट्रीज़ अपने पास रिज़र्व रखते हैं ताकि ज़रूरत आने पे इनको जो है सो दिया जा सके और इनके बदले चीज़ें ली जा सके, ठीक है। तो इंडिया के पास भी वैसे ही है, अभी कितना है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट उस टाइम पे ये बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो ये एक रीज़न। तो हाई फिस्कल बर्डन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर बहुत ज़्यादा अगर अपना पैसा जो है सो खर्च कर देती है, जो है सो पब्लिक पे बहुत ज़्यादा खर्च कर देती है या बाँट देती है ना, आप लोग देख भी रहे होंगे कि अलग-अलग जगह की गवर्नमेंट अलग-अलग तरीके की जो है सो पैसे बाँटने की स्कीम निकालती है ताकि वोट वगैरह ले सके। तो इस तरह की चीज़ों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास जो एक्चुअल में जो जिस जगह पैसे लगनी चाहिए, वहाँ पे लग नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो ये भी बहुत ज़्यादा खर्च वगैरह बढ़ गया था, तो बर्डन हो गया गवर्नमेंट पे। तो अगेन जो है सो इस कारण की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब ये हो गया कि अ, जैसे किसी भी गवर्नमेंट ने दूसरे देश से लोन लिया, ठीक है। अब जब लोन लिया तो उस पे जो है सो इंटरेस्ट भी लगेगा। तो जब इंटरेस्ट लगेगा तो अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है, बट ये है कि दूसरों से लोन लेकर के खर्च कर रही है, बट उसको फिर पूरा रिटर्न नहीं कर पा रही, पूरा दे ही नहीं पा रही है वापस से। तो इसी तरीके से फिर ये बढ़ने लगता है ना, लोन का अमाउंट बढ़ने लगता है। जब ये बढ़ने लगता है तो फिर एक तरह का क्राइसिस आने लगता है। तो वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि वो लोन चुका ही नहीं पा रही थी जिनसे भी उन्होंने लोन लिया था। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस वजह से। तो ये 4 रीज़न्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के। अब हम लोग देखेंगे कल। बाय।